को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, और बाकी जो 5% जो संगठन के पदाधिकारी रहते हैं वो मिलके पूरे संगठन की वो अपने फायदे के लिए चला रहे हैं, क्योंकि उनका जुड़ने का उद्देश्य ही गलत है। और बाकी पब्लिक कुछ कर नहीं सकती, क्यों? क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आम पब्लिक कुछ नहीं कर सकती, एक किसी के सदस्य को हटा भी नहीं सकती। तो यहां पे वो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्लस हर शनिवार और साल के पहली तारीख को, जैसे महीने की पहली तारीख को जितने जो सदस्य हैं और जो स्पोक्स बने हैं, जो लीड कर रहे हैं, उनकी मीटिंग होती है। वहां ऐसी चीरफाड़ होती है कि आप कुछ भी ऐसा बोल दोगे वो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इतनी चीरफाड़ होती है कि वहां पे जो सबके लिए सही होगा वही डिसीजन किया जाएगा, और हर आदमी का इन्वॉल्वमेंट है, हर आदमी का। कोई भी निष्कर्ष, कोई भी डिसीजन लेंगे उसमें हर आदमी का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको लगेगा नहीं मेरा इन्वॉल्वमेंट है, मैं सही और गलत का निर्णय मैं खुद ले रहा हूं। तो पहले ऐसे निर्णय होते थे। जब हम बोलते हैं ना भारत सोने की चिड़िया थी, वो कब थी? वो अशोका के समय थी। वो क्यों थी? वो इसलिए थी क्योंकि संघ डिसाइड करता था कि राजा कौन बनेगा, इस गणपत का इसको लीड कौन करेगा, वो संघ डिसाइड करता था। और बाबा साहब ने बोला कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये क्यों बोला उनने? ये किसी ने समझा ही नहीं और किसी ने समझाया नहीं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म सिर्फ इसलिए फॉलो किया था, इसलिए अपनाया था कि उसमें संघ का कॉन्सेप्ट था। जब बाबा साहब ने 6743 जाति को जोड़ के 3 जाति बनाई, तो गांधी ने अपोज किया और उसमें सफल भी हुए। बाबा साहब को समझ में आ गया, गांधी को समझ में आता है कि जाति खत्म हो जाएगी उस दिन हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो उनने अपोज किया और बाबा साहब को बाय इत्तेफाक वो विड्रॉ करना पड़ा। पूना पैक्ट हुआ। फिर पूना पैक्ट बाबा साहब ने एग्री किया, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस आज तक नहीं। बाबा साहब ने मांगा था 2 इलेक्ट्रोड, तो उनने सब वो खारिज किया और अनशन पे बैठ गया था गांधी। वो मर जाएगा तो हमारे लोग को और अत्याचार होंगे। जो मूवमेंट शुरू हुआ है, जो अंग्रेज लोग सपोर्ट कर रहे थे हमको, वो खत्म हो जाएगा। तो बाबा साहब को वहां पे बैकफुट पे, तो उनके समझ में नहीं आया क्या किया जाए। उन्होंने बहुत डीप स्टडी की, तब उनने बौद्ध धर्म के बारे में समझा और उसको फॉलो किया। और उसको अडॉप्ट करने के पीछे कॉन्सेप्ट था संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि अपनी जगह ठीक है, संघ धम्म की शरण में जाना है, बुद्ध की शरण में। बुद्ध मतलब कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं, आपके आसपास यदि आप, मेरे को लगता है कि ये ज्ञानी है तो मेरे लिए ये बुद्ध पुरुष है, इनसे गाइड लेना है। इनके सजेशन फेल होते हैं तो मेरे को लगता है कि ये है तो इनसे लेना है। तो उनने बोला कि इसमें संघ डिसाइड करता है, संघ डिसाइड करता है, धम्म भी डिसाइड नहीं करता, बुद्ध भी डिसाइड नहीं करते। जो भी निष्कर्ष होते हैं वो संघ लेता है, और संघ कभी, जिसमें हर आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो, वो डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकते, कभी गलत नहीं हो सकते। इसीलिए संघ में आना। और जब आप इकट्ठा हो गए, इसका तक लेटेस्ट एग्जांपल आपने देखा, किसान संघ जो था, जो किसान आंदोलन था, वो भी 32 संगठन थे। वो क्यों सक्सेस हो गए? क्योंकि उन्होंने अपना नेता ही डिक्लेयर नहीं किया। जो भी बात होगी, बोले किससे करेंगे, बोले हम मिलकर बताएंगे आपको। बाकी पार्टी तो ऐसे थे, अच्छा जिस दिन आपने बोल दिया कि ये मेरा नेता है, साले के यहाँ लगा देंगे, पीछे लगा देंगे, पैसा दे देंगे, फिनिश हो जाएगा। उन्होंने बोला हमारा तो नेता ही नहीं है, तो वो उनकी फेल हो गया। दूसरा, उनके स्पोक्स थे, उनने कभी इंडिविजुअल, राकेश टिकैत एक सामने चेहरा था, नेता नहीं था वो, और वो अपनी बातों पे अड़े रहे और यूनिटी उन्होंने दिखाई। वही कारण था कि वो सक्सेस हुए। आपने संघ की जीत का एक नमूना देख लिया। दूसरा एक और नमूना, एट्रोसिटी एक्ट। गवर्नमेंट ने एट्रोसिटी एक्ट खत्म कर दिया, वापिस कैसे हो गया? पॉलिटिकल पार्टी आई थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी, कोई संगठन आए थे, कोई नहीं आया, फिर कैसे खत्म हो गया?
फिर कैसे खत्म हो गया, इतनी बड़ी बात। आपको पता होगा दिल्ली में लोग अपने आप से लोग जाने लगे थे, जो छोटे छोटे थोड़ी से भी बुद्धिजीवी लोग थे, अपने टिकट कटा के सीधे दिल्ली चले गए थे। गवर्नमेंट ने देखा यदि ये बात आउट हो गई, यदि इसने पॉलिटिकल मूवमेंट ले लिया तो मेरा मृत्यु अभी हो जाएगी। आनन फानन में चुपचाप से हमने ले लिया। वो देख रहे थे कि इस मूवमेंट को यदि किसी ने कैप्चर कर लिया, जो सब जगह से सभी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, तो आप समझिए संगठन संघ की शक्ति जो है वो अनलिमिटेड है। बीजेपी की पावर है क्या? बीजेपी तो फ्रंट एंड है, पावर किसके पास है? संघ के पास। संघ के पास है। संघ पॉलिटिक्स में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अब आप बोलोगे कि जुड़ने से होगा क्या? वो सबका एक कॉमन क्वेश्चन है ये, जुड़ने से होगा क्या? जुड़ के आप करोगे क्या? अरे आप जुड़ के तो देखो, जिस दिन यूनाइट रहो। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें सिस्टम कैसा है अधिकार पाने का? अधिकार पाने का सिस्टम है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म करोगे, जिसकी गवर्नमेंट होगी वो डिसीजन लेगी। मगर वो डिसीजन कैसे लेगी भाई? जो संघ डिसीजन नहीं, संघ का डिसीजन नहीं, संघ में जो लोग, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डिसीजन किस आधार पे लेगी? जो संख्या बल लेके जाएगा, जो यूनाइट होके गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट उसका काम कर देगी। वो आ गए 10 लोग को लेके, उसका काम कर दी। मगर हमारे लोग ने क्या किया? संगठन बना के तोड़ डाले, तो वो यूनिटी खत्म हो गई। तो लोगों को रास्ता भी नहीं मालूम है कि टूटे क्यों, वो रास्ता नहीं मालूम, कारण क्या है वो भी नहीं मालूम। जो आम पब्लिक है, संगठन को फॉलो कौन कर रहा है? 80% लोग। 80% लोग ना वो पढ़ रही है। हमने अपना इतिहास पढ़ा नहीं। फेल क्यों हुए? हमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा। आपको जान के आश्चर्य होगा, चाणक्य नाम का आदमी पैदा ही नहीं हुआ इस धरती पे। जिसको भी बहस करनी आ जाओ मेरे साथ, मैं प्रूफ करके बताता हूं। ऐसी एक नहीं, ऐसी हजारों चीजें हैं जो हमारे मन में गलत फीड कर दी गई। हम पूरा गलत चीज फॉलो कर रहे हैं। इतनी बड़ी साजिश है और हमारे इतने सारे पढ़े लिखे लोग, हम सब पढ़े लिखे अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। मैं भी अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था पहले, मगर जब पढ़ा तो मेरे को इतनी गुस्सा आ रही है कि मैं अंदाजा भी नहीं बता सकता कि मैं क्या करूं। इतनी बड़ी साजिश, चाणक्य नाम का आदमी पैदा नहीं हुआ और हमारा बच्चा बच्चा आदमी जानता है कि चाणक्य नाम का आदमी था। तो आप सोचिए, आप इतिहास गलत पढ़ रहे हैं। जब आप गलत इतिहास पढ़ेंगे, जब आप अपने महापुरुषों का इतिहास ही नहीं जानेंगे, तो आप निष्कर्ष भी और डिसीजन हर स्टेप आपका गलत होगा। आप डेप्थ में जाएंगे तो कबीरदास से लेके, रैदास से लेके, अंबेडकर से लेके इनका मर्डर हुआ है। इतिहास आप जानेंगे ना, तो आप वो स्ट्रेटेजी आप समझिए कि वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। आधा अधूरा ज्ञान। हमारे एक नेता ने बोल दिया कि संविधान में ऐसा लिखा है, फलाने में ऐसा लिखा है। हमने उसको कभी क्रॉस चेक और टेस्ट किया ही नहीं, कभी नहीं किया हमने। आप जो बोल रहे हैं ना कि हम फेल कहाँ हुए, हम फेल यहाँ हुए। हम में से कितने लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? कोई नहीं सिखा रहा। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सही इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी कोई भी नहीं। जब आप अपना इतिहास ही नहीं जानोगे, आपके साथ हुआ क्या, कैसे हुआ, कब हुआ, आप वो पॉइंट ही नहीं समझ पा रहे, तो आप सही डायरेक्शन में चढ़ोगे, लड़ोगे किससे? आपको यही नहीं मालूम कि मेरे को लड़ना किससे है, तो आप जीतोगे कैसे? जीतने की बात तो बहुत दूर की बात है। आपको तो आपका दुश्मन नहीं मालूम। हवा में आप ऐसे कर रहे हो। संविधान बोल रहे हैं पूरी दुनिया में अभी सब फैलाया हुआ है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे संविधान कैसे खतरे में है? तो उसको संविधान की पाठशाला चलाए जा रहे हैं, तो संविधान सिखाए जा रहे हैं, तो ये बताए जा रहे हैं, उससे संविधान हो जाएगा क्या? संविधान की कॉपी जेब में लेके रख रहे हैं, अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं, उससे संविधान बच जाएगा? संविधान क्या है? पहली लाइन यदि आप पढ़ेंगे दिल से समझ के, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी, हम खतरे में हैं, संविधान खतरे में नहीं है। हम जिंदा है, हम फॉलोअर हैं, हम संविधान को मानते हैं, इसलिए संविधान जिंदा है। आप खतरे में हो
आप खत्म हो जाओगे, संविधान तो 2 मिनट में से उठा के फेंक देंगे। संविधान को वर्ल्ड में लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जो जिंदा है, जिसमें प्राण है। मगर वो प्राण कब तक है उसमें प्राण तब तक है जब तक हम सुरक्षित हैं, हम मिलके जब तक संगठित हैं, तब तक वो संविधान जिंदा है, तब तक संविधान को कुछ नहीं हो सकता। मगर हम खतरे में हैं, तो स्ट्रेटेजिकली आपको खत्म किया जा रहा है। संविधान खत्म नहीं किया जा रहा है, आपको खत्म किया जा रहा है। कैसे खत्म किया जा रहा है? गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट नौकरी खत्म, प्राइवेट में भी कास्ट शो करनी पड़ रही है। प्राइवेटाइजेशन वो स्ट्रेटेजी है। आपको लग रहा है कि वो अनिल अंबानी, धीरू अंबानी वो फ्रंट एंड की कहानी है, बैक एंड की कहानी ये है नौकरी नहीं रहेगी, नौकरी नहीं देना है इनको। नौकरी नहीं तो रहेगी। समझ में आ रहा है कि ये लोग अब थोड़ा सा सोचना शुरू कर दिए हैं। हमारे लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है, बोले अब इनको अब पढ़ना शुरू कर दिया है, नेट आ गया है, सारी चीज आपके पास है इंटरनेट पे, सही और गलत एनालिसिस आपको करना है। बिल्कुल 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 ठीक है। जयचंद को एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। अब मैंने चाणक्य का एग्जांपल बताया, जयचंद का एग्जांपल बता रहा हूँ। जयचंद को गद्दार शो किया जाता है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, पढ़िए, रिसर्च हो चुकी है। जयचंद गद्दार नहीं था, जयचंद बौद्धिस्ट राजा था, और उसने जो काम किया है वो हमारे फेवर में किया है। तब भी उसको गद्दार क्यों किया? आप समझिए इस बात को। हमारे लोग इतिहास ही गलत पढ़ रहे हैं, कोई चेक ही नहीं कर रहा है, क्रॉस चेक कोई कर ही नहीं रहा है। मैं लिंक भेज दूंगा अपने ग्रुप में, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। किताब है, इतिहास का पुलिंदा, भ्रम का पुलिंदा पढ़िए, वैदिक काल का घालमेल पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि घोटाला शुरू कहां से हुआ। जब आप वो शुरुआत की पॉइंट, आप धागा नहीं, आप वो पकड़ोगे नहीं कि ये गड़बड़ कहां हुई है, आप सोल्यूशन निकाल ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपको रूट कॉज, बीमारी क्यों है, वो वायरस कहां घुसा है, ये आपको मालूम ही नहीं है। इतिहास बदला आपका। सारे त्योहार हमारे सिर्फ उनमें कब हाईजेक जिसको बोलते हैं ना, एक सिर्फ चाणक्य का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। चाणक्य कौन सी भाषा जानता था? संस्कृत। हमको क्या सिखाया आज तक के बचपन में? संस्कृत सबसे पुरानी भाषा, यही सिखाया गया जी, प्राचीन भाषा। एक भी 11वीं शताब्दी के पहले एक भी एविडेंस नहीं है संस्कृत का, ठीक है। पाली पहले कौन कौन सी भाषा थी बताता हूं। प्राकृत भाषा थी, बामी थी, और प्राकृत, बामी और पाली, ये 3 भाषा थी। बामी और प्राकृत भाषा का मिला जुला थोड़ा सा एडवांस रूप है पाली, ठीक है। पाली का बाद आई है संस्कृत। पाली के शब्द संस्कृत में मिलते हैं, संस्कृत का एक भी शब्द पाली में नहीं मिलता। एक भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज तक संस्कृत का नहीं मिला, मिलेगा प्राकृत भाषा का मिलेगा, आपको मिलेगा पाली का, ठीक है। अशोक ने 84,000 शिलालेख लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है? 4 भाषा में लिखा है उसने, प्राकृत भाषा में, बामी लिपि में, पाली में, और एक और भाषा में लिखा है मगधी, तो बीच की अलग है, एक और भाषा है। तो गेस कर सकता है वो कौन सी भाषा होगी? यूनानी। जो व्यक्ति ब्राह्मी, पाली, प्राकृत भाषा और यूनानी भाषा में शिलालेख लिखा सकता है, वो आदमी संस्कृत में नहीं लिखा सकता। जब थी होगी तब लिखाएगा ना, तो थी नहीं। अब एविडेंस कैसे ढूंढा जाता है? यहां खुदाई की तो यहां मेरे को कुछ मिला, तो वो प्रूफ नहीं कहलाता। तो आप इंडिया में जहां खोदोगे वहां बुद्ध से रिलेटेड मिलता है। आज तक 12वीं या 14वीं शताब्दी में चाणक्य की पैदा हुआ है कागज पर। उसके पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उसको बोलते हैं जो खुदाई पे पत्थरों पे मिलते हैं, एक भी एविडेंस नहीं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करता है, जब कहीं खुदाई होती है, मिलता है, तो फिर उसकी क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक कैसे करते हैं? हो सकता है किसी एक राजा ने, हो सकता है ना, किसी व्यक्ति ने द्वेषवश लिख दिया और कुछ अलग, तो उस समय के समकालीन आर्टिकल्स और जो दूसरी खुदाई में मिले उनसे क्रॉस चेक किया जाता है।
वो भी मिल गया, तब भी नहीं मानते। फिर क्या करते हैं, उस समय जो विदेशी यात्री आए थे, कौन आया था, हैंसांग आया था, फाइयान आया था, और एक मुस्लिम आया था, उसका नाम नहीं मालूम, उसने इंडिका लिखी थी, तो उसके रेफरेंस देखते, अलबुरिनी। तो वहां पे देखे चाणक्य कहीं आता ही पता नहीं, और हमारा बच्चा बच्चा जानता है कि चाणक्य तो महान ज्ञानी आदमी था, और उसको फिट भी कहाँ किया, वो सीरियल दिखा के तो बच्चों के मन के अंदर घुसा दिया। चाणक्य नहीं, ये सीरियल अभी आपने देखा होगा कोरोना में, स्ट्रेटेजिकली वो सीरियल्स दिखाए गए पुनः रिपीट किए गए। आपके दिमाग में घुसाने के लिए, फॉल्स राइटिंग करने के लिए। ये मैंने एक एग्जांपल बताया, दूसरा जयचंद का बताया। अब पढ़िए, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गड़बड़ क्या हुई। रिटर्न डॉक्यूमेंट है, बालाजी का जो मंदिर है वो हिंदू टेम्पल नहीं है, ये रिटर्न हैदराबाद की लाइब्रेरी में ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड है। तो आपको आधा किताब ऐसे आधी छुपा के बताया जाता है। देखो ये बाबा साहब ने ये बोला कि जाति तो अच्छी है, वेदों में तो ये अच्छा लिखा है। जब आप पढ़ेंगे तो उसका पूरा आपको जो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बाबा साहब ने, काशीराम ने, सबने लिखा है कि सामाजिक क्रांति से पहले यदि आप राजनीतिक क्रांति करेंगे या राजनीतिक कोशिश करेंगे तो वो आपको सक्सेस की बजाय नुकसान देगी। सिंपल सी राइटिंग में, सिंपल से क्लियर वर्ड में बाबा साहब ने ये लिखा है, मगर हमारे लोग नहीं समझ रहे। इसका हश्र आप देख चुके हो। एक भी पॉलिटिकल